श्रीलंका में हुआ। आप इसके पीछे का कारण क्या लगता है? इसका कारण कई है। एक तो बहुत बड़े पैमाने पर युवाओं का जो है, युवकों का आक्रोश। वो साफ तौर पे कहते हैं कि नेपाल के अंदर, और जहाँ तक उससे पहले बांग्लादेश के अंदर, उसके पहले श्रीलंका के अंदर ज़बरदस्त करप्शन था, हेल्थ केयर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त थी और नौकरियाँ नहीं थी। इसके बावजूद कि लोग हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन उनको नौकरियाँ नहीं मिलती थी। नौकरियाँ मिलती थी तो अच्छी नौकरियाँ मिनिस्टर्स को या मिनिस्टर्स के परिवारों को। सो परिवारवाद वाद एक दूसरा जो था, अमेरिका की जो डीप स्टेट थी वो इन्वॉल्व थी, चाइना इन्वॉल्व था, पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अगर आप देखो, जहाँ तक मालदीव्स का ताल्लुक है, वहाँ चाइना बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था। बांग्लादेश है तो उसमें अमेरिकन डीप स्टेट बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व थी। चाइना और पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया। जहाँ तक श्रीलंका का ताल्लुक है, श्रीलंका में भी यूथ जो है बड़े नाराज़ थे। वहाँ भी जो उस समय की जो सरकार थी, गोटा राजा राजा कसपा, उसको भी देश छोड़ के भागना भागना पड़ा। वहाँ भी लूट मार हुई, वहाँ भी लोगों ने वेंडलाइज किया। लेकिन प्रेसिडेंट के हाउस के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के हाउस या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वहाँ आग वाग नहीं लगाई। हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान में भी स्थिर था, म्यांमार में भी स्थिर था। और इसका सबसे बड़ा मुख्य वजह जो है करप्शन। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में इस समय कम्प्लीटली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है। लोगों को बड़ा गुस्सा है सरकार के खिलाफ। लेकिन एक किस्म से मिलिट्री रूल है डिफेक्टो, और इस माफिक सड़कों पे नहीं आए। हो सकता है कि अगली बारी जो है इसी माफिक सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में उठ खड़ा हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि मिलिट्री रूल वहाँ पे है। क्योंकि बलूचिस्तान के लोग उसके खिलाफ हैं, पीओके के लोग उसके खिलाफ हैं, सिंध के लोग उसके खिलाफ हैं, पख्तूनख्वा के लोग, सदर्न पंजाब के लोग खिलाफ हैं। और पाकिस्तान की आर्मी में भी वर्टिकल डिवाइड है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में मुल्ला मुनीर जो है, उनके खिलाफ भी इसी माफी की कार्रवाई हो। लेकिन वहाँ की आर्मी जो है बड़ी रूथलेस है, वो हज़ारों लोगों का कत्लेआम कर सकती है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, जिस तरह से नेपाल में एक घटना घटती है, एक मंत्री की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, एक बच्ची की मौत होती है और फिर सोशल मीडिया पे वायरल होती है, फिर सोशल मीडिया पे बैन लगता है। क्या सिर्फ़ यही एक कारण है नेपाल में इतने बड़े सत्ता परिवर्तन का? देखो, ये तो एक किस्म से ट्रिगर था। सत्ता परिवर्तन की मांग तो बड़े पहले से थी, लेकिन ये जो एक लड़की को, 11 साल की लड़की को एक मिनिस्टर की कार ने कुचल दिया और उसके ड्राइवर को 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 26 ऐप्स को बैन कर दिया। तो ये एक किस्म से ट्रिगर था। लेकिन लोग जो थे बड़े नाराज़ थे। उनको जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थी, उनके ऊपर उनका भरोसा ख़त्म हो चुका था। हर एक मिनिस्टर जो है टोटली, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो है करप्शन में इन्वॉल्व थे। वहाँ किसी प्रकार का हेल्थ केयर नहीं था, एजुकेशन नहीं था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी थी और बेरोज़गारी आसमान को छू रही थी। वहाँ पे 1000 पढ़े लिखे युवक नेपाल को हर दिन छोड़ के मिडल ईस्ट में अपना नौकरियाँ ढूंढ रहे थे। और ये जो अप्रोच करने वाले थे, ये 14 साल से लेकर 35 साल के थे। ये नेपाल में 1/3 टोटल पॉपुलेशन की नफरी यही है। और इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षित होने के बावजूद भी 21% है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हर पाँचवा युवक जो है, जो शिक्षित है, क्वालिफाइड है, उसको वहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी। और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, वो दुनिया में सबसे कमज़ोर है। और उनकी जो रेवेन्यू है, 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है रेमिटेंस के माध्यम से आता है। लेकिन जो रेमिटेंस भी भेज रहे हैं, वो भी साफ तौर पे नज़र आ रहे थे कि जिस माफिक देश चल रहा है, वास्तव में उनके रेमिटेंसेस जो है एक किस्म से बढ़ावा दे रहे थे करप्शन को। सर, पर जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, क्या नेपाल में कोई इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं था, जो वहाँ की प्रधानमंत्री को या सेना को पहले ही अलर्ट करता कि इतनी बड़ी भीड़ है, नियंत्रित नहीं हो सकती है? क्या जो 20 युवाओं की वहाँ गोली मारकर हत्या कराई सरकार ने, या उसके बाद जो उपद्रव हुआ, वो सेना के कंट्रोल में? क्योंकि बाद में सेना ने सब नियंत्रित कर लिया। देखो, सेना जो है वो किसी, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सेना को जब तक बुलाया नहीं जाए, सेना कार्रवाई नहीं कर सकती। नेपाल में सेना ने टेक ओवर नहीं किया। सबसे पहले जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐप्स के खिलाफ जब इस बात की कि लोग सड़कों पे आके गुस्सा दर्शाया, उन्हें पुलिस को हुक्म दिया, पहले वाटर कैनन्स वगैरह फायर किया, टेयर गैस फायर किया। जब भीड़ फिर भी
फिर भी उनके अगेंस्ट थी, तो उसके बाद उन्हें गोली चलाने के लिए हुक्म दिए। आम तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि वो गोली जब चलाते हैं नीचे टांगों पे मारते हैं, ताकि लोग मरे नहीं, घायल हो जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पे उनकी छाती पे और उनके सिर पे गोलियाँ चलाई गई, जिससे लोगों को और गुस्सा आया, और उस गुस्से की वजह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल हाउस को जलाया, सुप्रीम कोर्ट को जलाया। सर वहाँ नुकसान जिस तरह हुआ, जिस तरह राष्ट्रपति भवन जला गया और सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय जला दिया गया, 25,000 केसों की फाइलें जल के राख हो गई, कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त, एक गरीब नेपाल एक गरीब देश है, गरीब देश के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रेजेडी है। जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाते और अल्लाह के पास या भगवान के पास नहीं चले जाते, तब तक जो है ये जो इंस्टीट्यूशन दोबारा कायम नहीं हो सकेंगी। पार्लियामेंट हाउस को दोबारा बनाने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट को दोबारा खड़ा करने के लिए, या प्रेसिडेंशियल हाउस को दोबारा खड़े के लिए, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर हाउस करने के लिए कई होटल्स जो है, जैसे हिल्टन होटल को जला दिया, ये सोच कर कि वहाँ कुछ मिनिस्टर छुपे छुपे हुए हैं, या उनके एक पुराने मिनिस्टर का ही वो होटल है और उसके खिलाफ आक्रोश था, उसको जला दिया। ये बहुत बड़ा पब्लिक इंस्टीट्यूशन का नुकसान हुआ है। सर बैंकों को भी लूटा गया और जेलों में जो कैदी बंद थे, खूंखार कैदी अपराधों के, उनको भी छोड़ दिया गया। देखो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ाना सही है। कुछ लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको तो छुड़ाना सही है, लेकिन उन्हें खूंखार कैदी जो हैं, जो टेररिस्ट थे, जो मर्डरर्स थे, उनको भी छोड़ दिया है, और वो जो है और स्थिति को खराब कर सकते हैं। ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है आने वाले समय में। सर भारत के 3 पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन इस तरह से हुआ, उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा और भारत में इस तरह का विरोध प्रदर्शन होने की कितनी संभावना है? मुझे नहीं लगता भारत में इस माफी का विरोध हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है काफ़ी कॉन्शियस है, और लोग जो है साफ तौर पे जानते हैं कि परिवारवाद जो है देश के लिए नुकसानदेही है। और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे परिवार हैं जो वास्तव में देश को लूट रहे हैं। वास्तव में वो अंडर क्वालिफाइड है या कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, स्टेट के कुछ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पुराने, कुछ नए चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो साफ तौर पे देशवासी जानते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में उनको सही जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। दे विल बी कन्फाइंड टू डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। और जहाँ तक हमारी सरकार है, सरकार को साफ तौर पे नज़र आता है कि बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन जो है वो इस माफी की कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती है। इसीलिए सरकार की ज़बरदस्त कोशिश है कि जो बेरोज़गारी है उसके ऊपर बड़ा ध्यान दे, फार्मर्स के ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, और इन्फ्लेशन को अब देखो तो इस समय शायद पूरी दुनिया में सबसे कम इन्फ्लेशन इस समय हिंदुस्तान में है। बारिश का सीज़न है, हर साल इस समय वेजिटेबल्स की प्राइसेस आसमान को छू जाती है, लेकिन इस साल वेजिटेबल्स की कीमतें कोई नहीं बढ़ी। इसके बावजूद कि कुछ स्टेट्स में 100% क्रॉप्स जो है बर्बाद हो गई है, उसके बावजूद भी सरकार ने काफ़ी कंट्रोल रखा है। फिर सरकार ने टैक्सेशन में छुट्टी दी है, काफ़ी छूट दी है, और जीएसटी में काफ़ी छूट दी है, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी।